हेलो टू ऑल। हम लोगों ने पी.आर. यादव के वॉल्यूम 2 MCQ सीरीज को कंटिन्यू सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने 45 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्यूशन कर चुके थे। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 46 नंबर में का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एसिड बेस बैलेंस इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, चारों ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट एसिड बेस बैलेंस इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा एसिड बेस बैलेंस जो हमने कल पढ़ा था कि पीएच का वैल्यू, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का वैल्यू, इसमें से कौन सा एसिड बेस बैलेंस गलत है। तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है हाइपर वेंटिलेशन काउजेज रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। बिल्कुल सही है यह। इसमें कह रहा है कि हाइपर वेंटिलेशन, जब हम लोग जोर जोर से सांस लेते हैं तो वह रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस काउज करता है। बिल्कुल सही बात है। बी, ओवर यूज ऑफ एंटासिड काउजेज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। गलत, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि ओवर यूज ऑफ एंटासिड जो हम लोग डाइजीन, Mg, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो पेट में, स्टोमक में गैस बनने के बाद जो सिरप जो हम लोग पीते हैं, सस्पेंशन जो रहता है वो पीते हैं, तो वह हमारा स्टोमक एसिडिक है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्केलाइन सिरप को पीते हैं। तो इसमें कह रहा है ओवर यूज ऑफ एंटासिड, तो एंटासिड तो एल्केलाइन है, एंटासिड एल्केलाइन है। ओवर यूज, जब ज़्यादा एल्केलाइन हम लेंगे तो एसिडिक जो था वह न्यूट्रलाइज होकर के अब वह एल्कोलोसिस में जाने लगेगा, इसलिए यह गलत है। इसलिए इसका आंसर यही बी नंबर सही हो जाएगा। सी कह रहा है हाइपोवेंटिलेशन काउजेज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। हाइपोवेंटिलेशन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस काउज करता है। बिल्कुल सही। जब हम लोग धीरे धीरे सांस लेते हैं, जब हम लोग धीरे और डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें CO2 बाहर नहीं आ पाता है, जिसके कारण से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। डी नंबर, लॉस ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस काउजेज मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। ये भी सही है। गैस्ट्रिक जूसेस कहने का मतलब है स्टोमक का, ना कि इंटेस्टाइन का। स्टोमक का जूसेस अगर लॉस हो रहा है, जिसमें कि HCl आता है और सभी जो सिक्रीशन आते हैं वो सभी आता है, अगर वो लॉस हो रहा है तो वह मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस होगा। बिल्कुल सही है, यह भी सही है, क्योंकि जब स्टोमक का सिक्रीशन, जब हम सक्शन या फिर किसी और कारण से सक्शन कर रहे हैं माउथ से स्टोमक का, तो उसमें तो एसिड जितना था वो बाहर आ गया, लेकिन इंटेस्टाइन का जो भी एल्केलाइन सिक्रेशन था वह एब्जॉर्ब होगा और हमारा बॉडी एल्कोलोसिस में जाएगा। ठीक है, तो ये भी सही है। ये ओवर यूज ऑफ एंटासिड ये गलत था, इसलिए इसका आंसर बी नंबर ये सही हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है इसका रेशनल, ओवर यूज ऑफ एंटासिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट काउजेज मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। बिल्कुल सही। ओवर यूज ऑफ जब हमारे स्टोमक में जब एसिडिक जैसा फील होता है और गैस बन जाता है तो एंटासिड देते हैं, जिसमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रहता है, जिसके कारण एसिड न्यूट्रल हो जाता है और हमें कंफर्ट फील होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी एल्केलाइन ही है, जिसे हम लोग एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वैल्यू ऑन द लेबोरेटरी रिपोर्ट शुड ए नर्स एक्सपेक्ट व्हेन असेसिंग ए पेशेंट हु हैज एम्फाइसीमा। इनमें से कौन सा ब्लड वैल्यू रिपोर्ट, लेबोरेटरी रिपोर्ट जो है, नर्स एक्सपेक्ट करती है कि उस पेशेंट को एम्फाइसीमा है। व्हेन असेसिंग ए पेशेंट हुए, जिस पेशेंट को वो एसेस कर रही है उसे एम्फाइसीमा है, तो इनमें से कौन सा ब्लड वैल्यू लेबोरेटरी रिपोर्ट कौन सा शो कर रहा है कि इनमें कि इस पेशेंट को एम्फाइसीमा है। ठीक ना, इनमें से कौन सा रिपोर्ट वैल्यू शो कर रहा है कि ब्लड वैल्यू कि
इस पेशेंट को इम्फाइसीमा का मतलब एल्वियोलाई जो होता है, लंग्स में जो एल्वियोलाई होता है वह डैमेज हो जाता है, जिसके कारण से कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, जिसके कारण से CO2 रिटेंशन होता है हमारे बॉडी में और एसिडोसिस देखने को मिलता है। तो CO2 रिटेंशन देखने को मतलब जमा हो रहा है, रिटेंशन देखने को मिल रहा है। तो देखिए HCO3 21 MEQ/लीटर, यह कोई रिलेटेड ही नहीं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आता है। बी pH 7.48, यह एल्कोलोसिस है। 7.48 जो है यह एल्कोलोसिस है, ऐसे भी इसका भी कोई रिलेशन है नहीं, ठीक ना। यह एल्कोलोसिस है तो ये भी गलत ही हो जाएगा। PaO2 ऑक्सीजन है तो इसका कोई रिलेशन नहीं, ऑक्सीजन का एसिड बेस इम्बैलेंस में कोई रिलेशन नहीं है। तो PaO2 94 mmHg है तो उसे 94 में नॉर्मल वैल्यू है, लेकिन इसका कोई रिलेशन नहीं है। PaCO2 52 mmHg है। तो हमने पढ़ा था कि CO2 का नॉर्मल वैल्यू 35 to 45 mmHg होता है, लेकिन यहाँ पे 52 mmHg है, जो कि इम्फाइसीमा के कारण देखने को मिल रहा है। उस पेशेंट में इम्फाइसीमा एल्वियोलाई डैमेज है, इंजरी हो गया है, जिसके कारण से CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाता है और CO2 हमारे बॉडी में रिटेन हो जाता है। इसका रेशनल देखें तो इन इम्फाइसीमा PaCO2 विल इंक्रीज एबव द नॉर्मल वैल्यू ड्यू टू रिटेंशन। इन इम्फाइसीमा में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल इंक्रीज, वह ज़्यादा हो जाता है, एबव नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि रिटेंशन ऑफ CO2 हो जाता है उसमें। CO2 ऑफ रिटेंशन के कारण PaCO2 बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। CO2 इसमें बढ़ा हुआ रहेगा। 52 mmHg, नॉर्मल 35 to 45 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ये कह रहा है इन ए एबीजी रिपोर्ट pH 7.3, PaCO2 70 है, ऑक्सीजन PaO2 80 है। इससे कोई रिलेशन नहीं, यह सिर्फ आपको डाइवर्ट करेगा, इसलिए ऑक्सीजन पे ध्यान नहीं देना है। HCO3 24 है। pH का नॉर्मल रेंज हमने पढ़ा था 7.35 to 7.45, लेकिन एवरेज हम लोग 7.4 लेते हैं, ठीक है। तो ये 7.4 से अगर कम रहेगा तो एसिडोसिस रहेगा, 7.4 से ज़्यादा रहेगा तो वह एल्कोलोसिस रहेगा। तो यह 7.4 से कम है, 7.3 है, इसलिए यह एसिडोसिस होगा, ठीक है। यह एसिडोसिस होगा, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। एल्कोलोसिस तो गलत हो जाएगा, नन ऑफ दीज भी गलत हो जाएगा। नन ऑफ दीज तो अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एल्कोलोसिस तो गलत हो जाएगा। या तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा या तो मेटाबॉलिक। पीएच को देख करके हम कह सकते हैं PaCO2 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है 70 है, ठीक ना, और CO2 ज़्यादा है 70 है, तो 70 जब CO2 ज़्यादा रहेगा तो रेस्पिरेटरी में जाएगा। और PaO2 30% है। SCO3 बाइकार्बोनेट जो है 24, यह नॉर्मल है, क्योंकि SCO3 नॉर्मल 22 to 27 होता है, लेकिन यह तो नॉर्मल है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। pH से हम लोगों ने एसिडोसिस को आइडेंटिफाई किया और CO2 इंक्रीज है 70 है, इसलिए यह रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। बी नंबर आंसर हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। pH एसिड बेस बैलेंस को पूरे पढ़ने के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है और डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर आकर के पढ़िए। यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को पूरी समझा देने के, लेकिन आप एक बार पूरी तरह से वीडियो देख लेंगे तो क्वेश्चन कंटिन्यू बनते रहेगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसमें हम लोग pH एबीजी एनालिसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस जैसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में रोम फॉर्मूला का यूज करते हैं, ROME का मतलब हो गया रेस्पिरेटरी अपोजिट और ME का मतलब हो गया मेटाबॉलिक इक्वल। रेस्पिरेटरी अपोजिट का कहने का मतलब है अगर CO2 ज़्यादा है, रेस्पिरेटरी अपोजिट अगर CO2 ज़्यादा है तो pH कम हो जाएगा, और अगर CO2 कम है तो pH ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स अगर CO2 ज़्यादा है तो एसिडोसिस हो जाएगा, pH कम होगा तो एसिडोसिस हो जाएगा, और अगर
CO2 कम है तो pH ज़्यादा हो जाएगा तो एल्कोलोसिस हो जाएगा। और मेटाबॉलिक इक्वल रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये एसिड बेस बैलेंस हम लोग दो ही चीज़ पे निकालते हैं, pH CO2 और SO3 कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट, ये और pH, ये इसी तीनों को आइडेंटिफाई करके हम लोग एसिड बेस बैलेंस को मैनेज करते हैं और ट्रीट करते हैं। तो मेटाबॉलिक इक्वल मीन्स जो हमारा SO3 बाइकार्बोनेट है, अगर मेटाबॉलिक इक्वल अगर SO3 ज़्यादा हो रहा है तो pH भी ज़्यादा होगा। pH ज़्यादा होने का मतलब हो गया 7.4 से ज़्यादा होगा। तो अगर बाइकार्बोनेट ज़्यादा होगा तो pH भी ज़्यादा होगा, अगर बाइकार्बोनेट कम होगा तो pH भी कम होगा। मेटाबॉलिक इक्वल रेस्पिरेटरी अपोजिट, रोम फॉर्मूला को यूज करते हैं, ROME रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। मेटाबॉलिक इक्वल में बाइकार्बोनेट जब ज़्यादा हो जाएगा तो एल्कोलोसिस होगा, बाइकार्बोनेट कम हो जाएगा तो वह एसिडोसिस में आएगा। डिक्रीज इन pH ऑफ ब्लड, pH के ब्लड में कम है सबसे पहला बात। लेस देन 7.3 एज ए रिजल्ट ऑफ रिटेंशन ऑफ एसिड, मतलब यह रिटेंशन ऑफ एसिड को दिखा रहा है। एसिड मेटाबॉलिक होगा या रेस्पिरेटरी होगा वह तो बाद की बात होगा, लेकिन पहले तो रिटेंशन ऑफ एसिड दिखा रहा है pH। और इंक्रीजिंग द pH CO2, और CO2 का वैल्यू ज़्यादा है इसलिए इज कॉल्ड इन ब्लड कॉल्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, इसलिए उसे हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा रेशनल है उसी का वो पढ़े थे। अकॉर्डिंग क्वेश्चन pH CO2 इज इंक्रीजिंग अबव द नॉर्मल लेवल, pH CO2 का जो वैल्यू है वो इंक्रीजिंग नॉर्मल लेवल से ज़्यादा है। व्हिच इज 70 mm, सो इट इंडिकेट्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। हम फिर से कह रहे हैं, पूरा एसिड बेस बैलेंस को अलग से लेक्चर में देख लीजिए, हमने वो डाला हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन जो पढ़े हुए हैं, जो पहले से पूरा एसिड बेस बैलेंस पढ़े हुए हैं वो यहाँ पर आकर के बनाइए, पूरी अच्छी तरह से बनेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में एसिड बेस बैलेंस में। ठीक है, वो अलग से हम वीडियो डालेंगे, वो लिंक डाल देंगे, पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। 49 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे। इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ, इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का एक केस है, इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी, इनमें से कौन सा वैल्यू बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा? इंक्रीज लेवल ऑफ वैल्यू, इनमें से कौन सा वैल्यू बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा? HCO3 जो कार्बोनेट है वह मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, यह मेटाबॉलिक एसिडोसिस में देखने को मिलेगा, ना कि रेस्पिरेटरी में CO2, मेटाबॉलिक में SCO3 हो गया, सीधा बात समझ लीजिए। SCO3 बढ़ेगा तो pH भी बढ़ेगा, SCO3 घटेगा तो pH भी बढ़ेगा, लेकिन CO2 बढ़ेगा तो pH घट जाएगा और CO2 घटेगा तो pH बढ़ जाएगा। SCO3 तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये मेटाबॉलिक का है, O2 से कोई रिलेशन ही नहीं है, HO2 इसका भी कोई रिलेशन नहीं है, CO2 बिल्कुल सही। अगर CO2 बढ़ता है, अगर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। CO2 बढ़ेगा तो pH हमारा कम होगा और एसिडोसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो देखें, इफ ए ब्लड गैस रिजल्ट सो pH 7.31, एक ब्लड गैस ABG एनालिसिस है, उसमें pH 7.31 कह रहा है, PaCO2 49 है एंड HCO3 25 है, इट इज इंटरप्रेटेड एज, इनमें से कौन सा एसिड बेस बैलेंस होगा? एक जो ABG एनालिसिस में pH 7.31 है और CO2 49 है, ठीक है, तो 7.31 हो गया तो 7.4 से कम है, तो इसलिए यह तो एसिडोसिस हो गया। एसिडोसिस अगर होगा तो या तो ये होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसी दोनों में से कोई सा होगा। ये एल्कोलोसिस तो गलत हो गया, ये दोनों तो गलत हो गया, अब इसी दोनों में छांटना है। ऑप्शन को छांटने के लिए सीख जाइए, सारा MCQ बन जाएगा। ऑप्शन को थोड़ा सा भी अगर आप स्टडी किए हुए हैं तो ऑप्शन को छांटने के लिए सीख जाइए तो सारा अथी बन जाएगा। अब देखिए इसमें HCO3 25 है, HCO3 कार्बोनेट नॉर्मल है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी नहीं होगा, जब नॉर्मल है तो नहीं होगा। CO2 बढ़ा हुआ है 49 है, CO2 बढ़ा हुआ है 49 है, जब CO2 बढ़ेगा तो pH घटेगा,
रोम के नियम के अनुसार CO2 बढ़ेगा तो pH घटेगा, तो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ए नंबर हो जाएगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ए नंबर क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, द क्लाइंट इज एडमिटेड विथ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। एक क्लाइंट एडमिटेड हुआ है, COPD का पेशेंट है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। COPD का मतलब हो गया कि उसके ऑब्स्ट्रक्शन है, जो ट्रेकिया है या ब्रोंका है, ब्रोंक्यूल्स है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। जब ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो हमने पहले ही बता दिया है इसके पिछले लेक्चर में कि सांस तो हम एक्टिव एनर्जी से ले लेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा हम सांस तो ले लेंगे, लेकिन जो हमारा एक्सपायरेशन होगा वह पैसिव है, वह निकल नहीं पाएगा, जिसके कारण से CO2 रिटेन होगा। तो आइए देखते हैं, ब्लड गैसेस रिवील pH 7.36, ये तो 7.36 है, ठीक है। pH इसको नॉर्मल रेंज में कहते हैं, यह कंपनसेटेड अनकम्पनसेटेड में आ जाएगा, यह आगे हम आपको बताते हैं। सबसे पहला नाम तो यह एसिडोसिस होगा, 7.36 से एसिडोसिस होगा, क्योंकि 7.4 से कम वाले को एसिडोसिस कहते हैं, तो एसिडोसिस हो जाएगा। तो देखिए, या तो ये एल्कोलोसिस वाला ये तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है, एल्कोलोसिस वाला तो गलत ही हो जाएगा, ये तीनों एसिडोसिस में से कोई सा होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है CO2 45 है, CO2 45 है, ऑक्सीजन 84 है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ओके, इससे कोई मतलब ही नहीं है। बाइकार्बोनेट 28 है, बाइकार्बोनेट 28 है, बाइकार्बोनेट 28 है, जिसमें कि बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है, ठीक है। पहले हम ये समझ लेते हैं, बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसके कारण से मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस होना चाहिए था। 7 बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है, जिसके कारण से मेटाबॉलिक एसिडोसिस या तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता था, लेकिन बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है और CO2 नॉर्मल रेंज में है, CO2 नॉर्मल रेंज में है, ठीक है, CO2 नॉर्मल रेंज, बाइकार्बोनेट 22 यह बढ़ा हुआ है, इसके कारण से 28 जो है यह बोले तो गलत भी कह सकते हैं, या आगे हम समझाते हैं आपको, यह गलत है। यहाँ पे मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, क्योंकि जब बाइकार्बोनेट बढ़ेगा तो pH भी बढ़ना चाहिए था, यह तो नॉर्मल रेंज में है, यह तो नॉर्मल रेंज में है CO2, लेकिन जब बाइकार्बोनेट बढ़ा तो pH को भी बढ़ना चाहिए। तो बोलिए, तो एक कहने का मतलब ये गलत क्वेश्चन है, लेकिन अब हम आपको बताते हैं ये कैसे सही है, ठीक है। जब बाइकार्बोनेट बढ़ा तो pH भी बढ़ा, pH भी बढ़ा, वह मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में गया, लेकिन CO2 जो है उसे कंपनसेट करने के लिए, कंपनसेट करने का कहने का मतलब है उसे मैनेज करने के लिए CO2 भी बढ़ रहा है। नॉर्मल रेंज जो 35 से 45 होता है, लेकिन CO2 अपने लास्ट स्टेज पे है, CO2 बढ़ रहा है, CO2 जो है हमारा वह बढ़ रहा है, इसको कंपनसेट करे। जब CO2 बढ़ेगा तो pH कम होगा, ठीक है, जब CO2 बढ़ेगा तो pH कम होगा, तो CO2 बढ़ रहा है इसको मैनेज करने के लिए, जिसके कारण से यह pH जो है कम हो गया। CO2 जब बढ़ेगा तो pH कम होगा, एसिडोसिस में जाएगा, होना तो चाहिए था मेटाबॉलिक एसिडोसिस, लेकिन CO2 इसको कंपनसेट कर रहा है, मैनेज करने के लिए CO2 बढ़ने लगा, 45 है, यह और बढ़ेगा, जिसके कारण से यह जिसके कारण से यह नॉर्मल रेंज में है, 7.35 to 7.45 के बीच में है, 7.36 है, जिसके कारण से यह नॉर्मल रेंज में है। यह इसलिए कंपनसेट करने के लिए CO2 को बढ़ना पड़ा। तो इसका मतलब क्या हो गया, CO2 जब बढ़ेगा तो pH घटेगा, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा सबसे पहला नंबर। कंपनसेट करने के लिए बढ़ रहा है, ठीक है, कंपनसेट करने के लिए बढ़ रहा है, मीन्स उसको मैनेज करने के लिए बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसका सबसे पहला चीज़ हम समझे तो इसका कहने का मतलब है कंपनसेटेड जो होता है, कंपनसेटेड, पार्शियल और फुल्ली कंपनसेटेड, इसको अगर तीनों को हम अलग अलग से समझे, पहले इसका रेशनल समझ ले, उसके बाद हम आपको वो तीनों चीज़ समझा देंगे। कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इंक्रीज इन pH CO2 लेवल with resultant alteration, increase in
POCO2 लेवल, CO2 लेवल के बढ़ने के कारण जो pH का वैल्यू है रिजल्टेंट अल्ट्रेशन मतलब वह बराबर में है, ठीक है, रिजल्टेंट अल्ट्रेशन में है मतलब वह बराबर में है ऑफ SCO3 वैल्यू विथ रिजल्टेंट अल्ट्रेशन ऑफ SCO3 भी, SCO3 वैल्यू को रिजल्टेंट करने के लिए POCO2 बढ़ रहा है। बैलेंसिंग द pH विथ इन द नॉर्मल रेंज, जिसके कारण से pH जो है नॉर्मल रेंज में है। इट मेंटेन्स नॉर्मल रेशियो ऑफ बाइकार्बोनेट, यह जो बाइकार्बोनेट का जो है और कार्बोनिक एसिड का जो बैलेंस है वह मैनेज कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण से हो रहा है। अब हम आपको कंपनसेटेड वाला जो सिस्टम, एक रोम फार्मूला वाला हमने आपको बता दिया, मेटाबॉलिक एसिड वो उल्टा रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल होता है। और एक अब नया चीज़ हम आपको बताते हैं जिसमें कि अनकम्पनसेटेड होता है, पार्शियल होता है और फुल्ली कंपनसेटेड होता है, ठीक है। अनकम्पनसेटेड, कंपनसेटेड और फुल, अनकम्पनसेटेड, पार्शियली कंपनसेटेड और फुल्ली कंपनसेटेड। सिंपल सा रूल हम आपको समझा देते हैं। अनकम्पनसेटेड अगर है, अनकम्पनसेटेड का अगर कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है तो उसमें आपका pH नॉर्मल रहेगा, जिस तरह से इसमें है pH नॉर्मल है, pH नॉर्मल रहेगा। अनकम्पनसेटेड, ठीक, अनकम्पनसेटेड में pH नॉर्मल रहेगा और उसमें CO2 और बाइकार्बोनेट में कोई एक नॉर्मल रहेगा और एक एबनॉर्मल रहेगा। pH नॉर्मल रेंज में रहेगा, जैसा कि हम रोम के नियम में पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे ये नियम लागू होना क्योंकि वहाँ पे pH भी अल्टर था, pH कम या बेसी था और कोई एक या तो CO2 या SCO3 अल्टर था, दोनों में कोई एक ज़्यादा था या कम था, pH भी कम या ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पे pH नॉर्मल रेंज में रहेगा, pH नॉर्मल रहेगा और इन दोनों में से कोई एक अपना दोस्त जो है वो दूसरे को मैनेज करने के लिए बाहर निकल गया है अपने घर से। एगो अपने जो pH को मैनेज करने के लिए एक जो दोस्त है वह अपने घर से बाहर निकल गया, उसे अनकम्पनसेटेड कहेंगे। दूसरा पार्शियली कंपनसेटेड। पार्शियली कंपनसेटेड मीन्स मतलब तीनों घर से बाहर है, pH भी एबनॉर्मल है, CO2 भी एबनॉर्मल है, SCO3 भी एबनॉर्मल है, तीनों एबनॉर्मल है, तीनों अपने घर से बाहर निकल चुका है तो वह पार्शियली कंपनसेटेड हो जाएगा। और फुल्ली कंपनसेटेड में pH नॉर्मल रहेगा और CO2 और SCO3 दोनों अपने घर से बाहर निकल जाएगा, दोनों एबनॉर्मल रहेगा। pH नॉर्मल रहेगा, CO2 और SCO3 एबनॉर्मल रहेगा, उसे फुल्ली कंपनसेटेड कहेंगे, उसे फुल्ली कंपनसेटेड कहेंगे, ठीक है। इस पूरा जानने के लिए आपको पूरा फुल वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें हम आपको पूरा सा डिटेलिंग में आपको समझा देंगे कि पार्शियल फुल कंपनसेटेड क्या होता है, रोम का नियम किस तरह से लगता है, पूरा हम आपको समझा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें कह रहा है ए पेशेंट हैज फ्लोइंग आर्टेरियल ब्लड गैस, ब्लड गैस का रिजल्ट आपके हाथ में है, pH 7.52 है, सबसे पहला नंबर pH 7.52 है, इसका मतलब 7.4 से ज़्यादा है, मीन्स यह एल्कोलोसिस हो जाएगा, या तो ये एल्कोलोसिस होगा या तो ये एल्कोलोसिस होगा, ये दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। सी और बी गलत हो जाएगा, एसिडोसिस तो होगा ही नहीं। और PaCO2 30 है, मीन्स कम है, ठीक है, CO2 कम है और SCO3 24 है, मीन्स यह नॉर्मल रेंज में है, तो इसका मतलब यह नॉर्मल रेंज में है तो SCO3 का कोई काम नहीं है, SCO3 नॉर्मल है तो इसका कोई, लेकिन CO2 कम है। रोम के नियम में हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी अपोजिट, अगर CO2 कम हो रहा है तो pH बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, CO2 एल्कोलोसिस हो गया, रेस्पिरेटरी कम हो रहा है तो मीन्स रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, डी नंबर आंसर हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। देखिए रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन जब कम रहता है तो वह एल्कोलोसिस मतलब pH ज़्यादा हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हमारे बॉडी में रहेगा तो वह एसिडोसिस मतलब एसिड फॉर्म होगा, और हाइड्रोजन आयन के कारण ही एसिड बनता है, जिसके कारण से हमारा बॉडी एसिडोसिस में जाता है। तो अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो एसिडिक होगा, लेकिन हाइड्रोजन आयन कम रहेगा तो वह एल्कोलोसिस होगा। डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन काउज pH अबव 7.45, जिसके कारण से जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कम है तो एसिडोसिस नहीं एल्कोलोसिस में चला गया। ड्यू टू डिक्रीज इन PaCO2,
क्योंकि CO2 कम हो गया एज ए रिजल्ट ऑफ कंडीशन हुईच काउजेज हाइपर वेंटिलेशन के कारण CO2 हमारा कम हो गया। जब जोर जोर से सांस लेंगे, अचानक तेजी से सांस लेने लगेंगे, CO2 सारा बाहर आ जाएगा और उसी के साथ हमारा हाइड्रोजन भी बाहर आएगा और वहाँ पे एल्कोलोसिस फॉर्म करेगा, तो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो जाएगा। 53 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो द लैब रिपोर्ट ऑफ ए पेशेंट इज डिटेल्ड बिलो। एक लैब रिपोर्ट है जो दिया हुआ है, pH 7.12 है। इससे तो साफ जाहिर हो रहा है सबसे पहले तो यह एसिडोसिस होगा। 7.12 है तो एसिडोसिस होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों तो गलत हो जाएगा। एसिडोसिस होगा क्योंकि 7.4 से कम है तो एसिडोसिस होगा। SCO3 1 है, ठीक है, m मोल पर लीटर। SCO3 1 है, नॉर्मल रेंज 22 to 27 होता है। अगर CO2 18 है, 18 mg, दोनों कम है, दोनों एब नॉर्मल है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कंपनसेटेड अनकंपनसेटेड का पूछे तो इसमें पार्शियल कंपनसेटेड होगा, क्योंकि तीनों एब नॉर्मल है, ये भी एब नॉर्मल है, ये भी एब नॉर्मल है, ये भी एब नॉर्मल है, इसलिए यह पार्शियल कंपनसेटेड होता। लेकिन यहाँ पे पार्शियल कंपनसेटेड का ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी पूछ रहा है। सबसे पहला एसिडोसिस होगा 7.12 के कारण, और SCO3 कम है। हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी अपोजिट, अगर रेस्पिरेटरी अपोजिट का मतलब अगर CO2 अपने रेंज से घटेगा तो pH बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे pH कम हो रहा है, यह तो गलत हो जाएगा, यह तो गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे SCO3 में हमने पढ़ा था मेटाबॉलिक इक्वल, अगर SCO3 कम होगा, अगर SCO3 कम होगा तो pH भी कम होगा, तो यही सही होगा। SCO3 कम हो रहा है तो pH भी कम हो रहा है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। बी नंबर क्वेश्चन मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। मेटाबॉलिक एसिड, इसका रेशनल पढ़े तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस बेस बाइकार्बोनेट डेफिसिट मीन्स कम हो जाएगा, बाइकार्बोनेट डेफिसिट का मीन्स कम हो जाएगा। डिक्रीज इन pH ऑफ ब्लड के pH में कम हो जाएगा, लेस देन 7.3 एज ए रिजल्ट ऑफ द रिटेंशन ऑफ एसिड, जिसके कारण एसिड रिटेन होगा हमारे बॉडी में, और द डिक्रीजिंग ऑफ बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट कम हो जाएगा। बाइकार्बोनेट जो है हमारा एल्केलाइन सोल्यूशन है, SCO3 जो है हमारा एल्केलाइन सॉल्यूशन है। अगर यह कम हो जाता है तो हमारा pH बढ़ने लगेगा, क्योंकि न्यूट्रल करके यही तो लगता है हमारे ब्लड को, pH को। तो यह अगर कम हो जाएगा तो एसिड बढ़ने लगेगा, एसिडोसिस होने लगेगा। इन प्लाज्मा नॉर्मल रेंज 22 to 27 mQ पर लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, ABG एनालिसिस रिपोर्ट शोज डेट ए डिक्रीज बाइकार्बोनेट लेवल एंड pH वैल्यू डिनेट। एक ABG एनालिसिस है जिसमें कह रहा है डिक्रीज बाइकार्बोनेट लेवल, बाइकार्बोनेट लेवल कम हो गया है और pH भी कम हो गया है, एंड pH वैल्यू डिनोट। तो वह क्या डिनोट करता है, हमने पहले ही कहा था मेटाबॉलिक इक्वल। अगर मेटाबॉलिक इक्वल मीन्स बाइकार्बोनेट घटेगा तो pH भी घटेगा, अगर pH घटता है तो एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक भी घट रहा है तो वह क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। इसका रैशनल देखें तो बाइकार्बोनेट लेवल्स ऑलवेज बिलो द नॉर्मल लेवल ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट्स इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बाइकार्बोनेट लेवल ऑलवेज बिलो नॉर्मल लेवल ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट्स इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट हमारा लो रहता है, क्योंकि एक्सेसिव लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट हुआ, चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे वो डायरिया हो रहा हो, चाहे किसी भी कारण से हो जिसमें बाइकार्बोनेट हमारा लॉस हो रहा है, और जिसके कारण से मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस देयर इज, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा, इन डिक्रीज इन क्लोराइड लेवल, इससे कोई रिश्ता नहीं है। एक्सेसिव लॉस ऑफ पोटेशियम, इससे भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, इससे भी कोई रिलेशन नहीं है। एक्सेसिव लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट, बिल्कुल सही। अगर एक्सेसिव लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट होगा, अगर बाइकार्बोनेट ज़्यादा लॉस होगा तो वह कम हो जाएगा, जिसके कारण से pH भी कम होगा, तो एसिडोसिस देखने, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मेटाबॉलिक एक्सेसिव लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट। एक्सेसिव लॉस ऑफ सोडियम, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है, और ये आंसर से एक्सेसिव लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट। 56 नंबर क्वेश्चन देखे हैं
तो इसमें कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड गैस वैल्यूज द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू सी इन ए पेशेंट विथ एक्यूट रीनल फेलियर। रीनल फेलियर में कौन सा ये एबीजी एनालिसिस देखने को मिल सकता है। रीनल फेलियर का मतलब हो गया कि रीनल फेलियर यूरिन हमारा पास आउट नहीं हो रहा है, हमारे बॉडी में फ्लूइड रिटेन हो रहा है। और SCO3 सबसे मेन बात जो हम आपको बता रहे हैं कि SCO3 का जो सिंथेसाइज होता है, बाइकार्बोनेट का जो सिंथेसाइज होता है वह हमारा यही करता है, किडनी ही करता है। SCO3 का सिंथेसाइज किडनी ही करता है। और हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन, हाइड्रोजन आयन का जो एक्सक्रीशन होता है वह भी किडनी ही करता है। हाइड्रोजन आयन का सेक्रीशन किडनी ही करता है। अगर हाइड्रोजन आयन बाहर एक्सक्रीट नहीं हो रहा है तो हमारे बॉडी में हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा। जब हाइड्रोजन आयन जब बढ़ेगा तो क्या होगा, एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो वह एसिडोसिस देखने को मिलेगा। और SCO3 का फॉर्मेशन हो नहीं रहा है किडनी, क्योंकि किडनी अपना काम करना बंद कर चुका है विथ एक्यूट रीनल फेलियर। रीनल फेलियर है तो SCO3 का फॉर्मेशन हो नहीं रहा है। एक तो हाइड्रोजन का एक्सक्रीशन स्लो हो गया है, कम हो रहा है, तो इसलिए हाइड्रोजन एसिड बन रहा है, ठीक ना। उसको मैनेज करने के लिए SCO3 बनाता था किडनी, लेकिन अब SCO3 भी नहीं बन रहा है, जिसके कारण से एसिडोसिस देखने को मिलेगा। सबसे पहला नंबर एसिडोसिस देखने को मिलेगा। और इसमें आपको जो कार्बोनेट है वह कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। pH जो है 7.49 है, यह तो गलत हो जाएगा क्योंकि यह एल्कलोसिस में आ जाएगा, तो यह गलत हो जाएगा। और SCO3 भी इसमें 24 है, नॉर्मल रेंज में है, तो यह तो गलत हो जाएगा। इसमें रेस्पिरेटरी का कोई काम नहीं है। CO2 जो है ये चारों जो दिया हुआ है इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। यह क्योंकि किडनी का आ गया और मेटाबॉलिक का काम आ गया, तो यहाँ पे SCO3 और बस pH देखेंगे। यहाँ पे देखिए pH 7.49 है, यह भी गलत है, ठीक है, क्योंकि CO2 नॉर्मल रेंज में है और SCO3 कम है तो pH भी कम होना चाहिए, तो यह तो पूरा अथी ही गलत है, ठीक है, यह गलत हो जाएगा। pH 7.26 है, ठीक है, एसिडोसिस का साइन है pH 2 में, लेकिन SCO3 नॉर्मल रेंज में है। हमने अभी अभी पढ़ा कि SCO3 का सिक्रेशन हो नहीं रहा है, हाइड्रोजन आयन जो है रिटेन हो रहा है, जिसके कारण एसिडोसिस तो देखने को मिल रहा है, लेकिन SCO3 कम फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल रेंज में है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और यह देखिए PaCO2 हमारा 46 है, PaCO2 हमारा 46 है, तो यह रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ना कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो यह भी गलत हो जाएगा। pH 7.26 है और SCO3 14 है और CO2 30 है, ठीक है, CO2 कम है, ठीक है, pH तो बढ़ना चाहिए था लेकिन नहीं, यहाँ pH कम है और SCO3 कम है 14 है। तो हमने पढ़ा कि मेटाबॉलिक इक्वल जब pH जब बाइकार्बोनेट घटेगा तो pH भी घटेगा, तो यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल रहा है। 4 नंबर pH कम हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है और हमारा बाइकार्बोनेट भी कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका अथी पढ़ लें तो एक्यूट रीनल फेलियर ARF काउजेज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस काउज करता है क्योंकि किडनी इज अनेबल टू एक्सक्रीट हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट नहीं कर पाता है, वो बाहर नहीं भेज पाता है, एंड सिंथेसाइज SCO3 बाय रीनल ट्यूब्यूल। और SCO3 का जो रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा सिंथेसाइज SCO3 बाइकार्बोनेट का करा था वो भी नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण से मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा, pH कम रहेगा, बाइकार्बोनेट कम रहेगा। 57 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो स्टारवेशन, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, शोक एंड डायरिया में लीड टू। स्टारवेशन मीन्स फास्टिंग जो हम करते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जब डायबिटीज है हमारा, ठीक है, जब डायबिटीज है हमारा तो हमारा जो फैट रहता है वो टूटता है, टूटेगा तो उसमें कीटोन बॉडी जाता है, जो कीटोन एसिडिक होता है, तो इसलिए एसिडोसिस देखने को मिलेगा। स्टारवेशन में जब हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारा जो बॉडी रहता है वह
ऑटोमेटिक सिस्टम में चला जाता है। मिस कहें तो वह ऑटोमेटिक सिस्टम, मिस कहने का मतलब है कोई 10-10 दिन तक कैसे फास्टिंग कर लेता है और हम एक दिन तक भूखे नहीं रह सकते हैं, वह 10-10 दिन तक फास्टिंग कर लेता है। उसका बॉडी आदत हो गया है, हैबिचुअल हो गया है, उसका बॉडी ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है, जिसमें कि वह अपने ही सेल को खाने लगता है। अपना ही सेल कौन सा खाएगा? जो ज़्यादा होगा मीन्स फैट को खाएगा। लेकिन फैट जब टूटेगा तो उसमें एनर्जी प्लस कीटोन बॉडी बनता है। एनर्जी हमारा बॉडी यूज कर लेता है और कीटोन बॉडी यह एसिडिक होता है। कीटोन बॉडी जो है हमारा एसिडिक होता है, जिसके के कारण से हमारा बॉडी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी वही हमने बोला कि फैट टूटेगा। शौक में जब शौक होगा तो एक्सेस एसिड जो होता है बिल्डअप होता है ड्यू टू शॉक। शॉक मीन्स क्या है? हमारा जो बॉडी है वह पूरा हाइपोवोलेमिक शॉक में आ गया है, चाहे कार्डियोजेनिक शॉक में आ गया है, तो हमारे टिश्यू और सेल तक सही से ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण से ब्लड हाइपोक्सिया होता है और वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एसिड का जहाँ शॉक में भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है, शॉक में ही फॉर्मेशन होगा, एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें भी एसिडोसिस होगा। और डायरिया जो है हमारा इंटेस्टाइनल जो सिक्रेशन होता है वो ज़्यादातर बाहर आता है इसमें। तो इसमें एल्केलाइन जो है वो बाहर आ रहा है, लेकिन स्टोमक का जो एसिडिक सिक्रेशन है वह वहीं पे है, जिसके कारण एसिडोसिस देखने को मिलेगा। तो इसमें रेस्पिरेटरी का कोई रिलेशन नहीं है, एल्कोलोसिस होगा नहीं, रेस्पिरेटरी का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। इसका रेशनल पढ़े तो इसमें कह रहा है काउजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस आर स्टारवेशन, इनसफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। स्टारवेशन के कारण इनसफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट सही से मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, हमें सही से एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो फैट टूटेगा हमारे बॉडी का। तो हाँ, कीटोन बॉडी डायबिटीज मेलाइटस में, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, शोक में, सीवियर डायरिया में, एक्सेसिव यूज ऑफ एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, एस्पाइरिन जो हम लोग ब्लड थिनर के यूज करते हैं एस्पाइरिन, वह एसिडिक एसिटाइल साइक्लिक एसिड उसमें प्रेजेंट रहता है। अगर वो हम ज़्यादा यूज कर लेंगे तो हमारा बॉडी एसिडिक देखने को मिलेगा। किडनी फेलियर हो रहा है तो इसमें हमने बोला कि हाइड्रोजन बाहर नहीं जा रहा है और SO3 का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। हाई फैट डाइट, अगर फैट डाइट हम ज़्यादा ले रहे हैं तो उसमें हमने बोला कि फैट डाइट टूटेगा तो एनर्जी प्लस कीटोन मिलेगा। एंड माल न्यूट्रिशन, अगर माल न्यूट्रिशन का मतलब उसे खाना नहीं मिल रहा है, मतलब वह कुपोषित है, वह 4-5 दिन से खाना नहीं मिल रहा है, माल न्यूट्रिशन कहने का मतलब है। पेनक्रिएटिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन आर नॉर्मली एल्कलाइन नेचर। पेनक्रियाज जो हमारा और इंटेस्टाइनल सिक्रेशन जो होता है वो एल्कलाइन इन नेचर होता है, कंटेन हाई अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, सो एक्सेसिव लॉस ऑफ बेस बाइकार्बोनेट्स लीड्स टू एसिडोसिस। हमारा जो पेनक्रियाज जो सिक्रेशन निकालता है और इंटेस्टाइन का जो सिक्रेशन होता है और बाइल जो होता है सब एल्कलाइन होता है और वह डायरिया के द्वारा बाहर आ जाएगा, मीन्स एक्सेस, उसमें अधिक मात्रा में हाई अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सो एक्सेसिव लॉस ऑफ बेस बाइकार्बोनेट्स लीड्स टू एसिडोसिस वह कारण करेगा। फिफ्टी 58 नंबर क्वेश्चन को देखें तो इसमें कह रहा है 58 नंबर क्वेश्चन को देखें तो इसमें कह रहा है व्हिच एबीजी वुड द नर्स एक्सपेक्ट इन द क्लाइंट डायग्नोस्ड विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इनमें से कौन सा क्लाइंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को शो करेगा? सबसे पहला नंबर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हमने पढ़ा कि इसमें एसिडिक होता है, मतलब एसिडोसिस होता है, और हमारा सबसे पहला तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा क्योंकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हमारा कीटोन बॉडी टूटता है। ठीक है, तो इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन देखें तो pH 7.34 है, एसिडोसिस तो है, लेकिन ऑक्सीजन PaCO2 SCO3 हमारा नॉर्मल रेंज में है और CO2 48 है। जब CO2 बढ़ रहा है तो pH घटेगा, तो यह रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, तो यह तो गलत हो जाएगा, यह रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। pH 7.38 है, ठीक ना, और ऑक्सीजन तो 95 है, CO2 40 है, इसमें CO2
40 है, हमने पढ़ा 35 to 45, और SCO3 22 है, तो यह नॉर्मल रेंज में है, तो यह भी गलत हो जाएगा। यह नॉर्मल रेंज है 7.38, और CO2 नॉर्मल रेंज में, SCO3 भी हमारा नॉर्मल रेंज में है, तो यह इक्वल हो जाएगा। यह भी गलत हो जाएगा। पूछ रहा है डायबिटिक एसिडोसिस, तो हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस को खोजना है। pH 7.46 है, यह तो एल्कोलोसिस हो जाएगा, तो यह तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। 7.46 है तो एल्कोलोसिस हो जाएगा, तो यह तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्योंकि एल्कोलोसिस यह क्यों है? क्योंकि CO2 इसमें घट रहा है। जब CO2 घट रहा है तो pH बढ़ रहा है, इसलिए। और SCO3 नॉर्मल रेंज में, CO2 घट रहा है तो pH बढ़ रहा है, तो यह एल्कोलोसिस हो जाएगा, तो यह भी गलत ही हो जाएगा। और डी नंबर क्वेश्चन देखें तो 7.30, यह एसिडोसिस है, बिल्कुल सही एसिडोसिस है। ऑक्सीजन 90 है, CO2 30 है, ठीक है, CO2 30 है, लेकिन 30 जब CO2 हमारा कम हो रहा है तो pH तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये CO3 18 है, जो कि 22 से नॉर्मल रेंज से अपना कम है। तो जब SCO3 हमारा मेटाबॉलिक कम होगा तो pH भी कम होगा, इसलिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस बिल्कुल सही। कीटो एसिडोसिस में हमने कहा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है, तो यह सही हो जाएगा। डी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखें तो ABG वैल्यू ऑफ पेशेंट सोज pH 7.0। एक ABG पेशेंट का है, पेशेंट का वैल्यू है, जो रिपोर्ट रहता है वो है, उसका pH 7.0 है, ठीक है। यह तो एसिडोसिस हो जाएगा। PO2 90 है, mmHg, ठीक है। CO2 23 mmHg है, ठीक है। CO2 कम है, ठीक है, तो CO2 कम है तो pH भी कम होना चाहिए था, लेकिन CO2 अगर कम है तो pH ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यह उल्टा है, ठीक है, तो यह तो गलत हो जाएगा। CO2 का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। अब कह रहा है SCO3 बाइकार्बोनेट 12 है MEQ पर लीटर, जो कि 22 अपना नॉर्मल रेंज से बहुत ही कम है। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सही है। SCO3 कम हो रहा है तो हमारा pH भी कम हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। सबसे पहला नंबर तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ये और ये है, तो ये दोनों तो गलत हो जाएगा। ये जो दोनों आपका ऑप्शन है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये तो गलत हो जाएगा। और ये है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो ये दोनों सही होगा। अब इन दोनों में कह रहा है कंपनसेटेड और पार्शियली कंपनसेटेड, ठीक ना। तो कंपनसेटेड और सबसे पहले अनकम्पनसेटेड को हम जान लेते हैं। तो अनकम्पनसेटेड में हमने पढ़ा था कि pH नॉर्मल रेंज में रहता है, और CO2 और SCO3 दोनों में कोई एक एबनॉर्मल रहेगा, लेकिन यहाँ पे pH भी एबनॉर्मल है, CO2 भी एबनॉर्मल है, SCO3 भी एबनॉर्मल है, तो यह तो गलत हो जाएगा। और दूसरा सी नंबर जो ऑप्शन है पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो हमने पहले ही चूज कर लिया है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है पार्शियली कंपनसेटेड, हमने पहले ही डील कर लिया है कि पार्शियली कंपनसेटेड में क्या होता है, तीनों चीज़ एबनॉर्मल रहता है। pH भी एबनॉर्मल रहेगा, CO2 भी एबनॉर्मल रहेगा, और SCO3 भी एबनॉर्मल रहेगा। तो वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है, CO2 भी, pH भी एबनॉर्मल है, CO2 भी एबनॉर्मल है, और SCO3 भी एबनॉर्मल है, इसलिए यह पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। सी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ऑल एबनॉर्मल, टोटल एबनॉर्मल। और एक हमारा बच गया फुल्ली कंपनसेटेड। फुल्ली कंपनसेटेड में हमारा pH नॉर्मल रहता है, और CO2 और बाइकार्बोनेट एबनॉर्मल रहता है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन इसका रेशनल पढ़ ले। पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस डिक्रीज इन SCO3 लेवल, SCO3 कम है विथ रिजल्टेंट अल्ट्रेशन ऑफ PaCO2 और वैल्यू। CO2 भी इसके लिए कम हो रहा है, कम करने के लिए CO2 भी इसके लिए कम हो रहा है ताकि pH बढ़ सके, लेकिन बढ़ नहीं रहा है। CO2 SCO3 कम था, ठीक है, और pH भी कम था। इसको मैनेज करने के लिए CO2 कम हो रहा है ताकि pH बढ़ सके, लेकिन वह मैनेज नहीं हो रहा है, इसलिए यह पार्शियली कंपनसेटेड हो जाएगा, ठीक ना। और पार्शियली कंपनसेटेड का मतलब, कहने का मतलब वह नॉर्मल रेंज में नहीं ला पाया, अपना कोशिश तो किया लेकिन वह नॉर्मल रेंज में नहीं ला पाया। और इसका जो है, और कंपनसेटेड में हमने बोला कि वह कोशिश करेगा, नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, ठीक है, कंपनसेटेड में।
और लास्ट क्वेश्चन को और देखें तो बट द पीएच इज स्टिल नॉट विथ इन द नॉर्मल रेंज में नहीं आ पाया। लास्ट क्वेश्चन देखें, क्लाइंट हैज फ्लोइंग आर्टेरियल ब्लड गैसेज, क्लाइंट हैज फ्लोइंग आर्टेरियल ब्लड गैसेज, एक क्लाइंट का जो आर्टेरियल ब्लड पीएच 7.19 है, 7.19 एसिडोसिस होगा। PaCO2 33 है, बोले तो कम है, नॉर्मल रेंज से तो कम है, ठीक ना। लेकिन जब CO2 कम हो रहा है तो pH ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यह कम है, तो इसलिए यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। तो CO2 ये इसका कोई काम नहीं है, रेस्पिरेटरी नहीं होगा, ठीक ना। एंड SO3 19 है, बिल्कुल सही, यह नॉर्मल रेंज से कम है। जब यह कम हो रहा है तो pH भी कम हो रहा है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। इसमें कह रहा है Which medication would the nurse prepare to administer based on the result? इसमें कह रहा है कि कौन सा मेडिकेशन हम पेशेंट को प्रीफर करेंगे, कौन सा ऑक्सीजन देंगे। तो हमने पढ़ लिया कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा इस पेशेंट में। जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या देंगे, SO3 देंगे, बाइकार्बोनेट देंगे। जे हमारा एब्डोमेन में जब गैस बन जाता है तो एसिड ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें हम लोग एल्केलाइन देते हैं, एंटासिड देते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए। और उसे जब हमारा ब्लड में जब एसिड ज़्यादा हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, एसिड ज़्यादा हो जाएगा, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एल्केलाइन सॉल्यूशन देंगे, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑक्सीजन भी नेजल कैनुला इसके द्वारा नहीं होगा, इपिनेफ्रिन इसके द्वारा नहीं है, बीपी के लिए होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोटाइड ओरली, इससे कोई रिलेशन नहीं है। यह हमारा अगर गैस उस बन रहा है तो उसमें मैनेज करेगा, इसका कोई रिलेशन नहीं है। इंट्रावेनस सोडियम बाइकार्बोनेट, बिल्कुल सही, यह हमने शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि यह एल्केलाइन सॉल्यूशन है, और यह देंगे तो हमारा एसिडोसिस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगले हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सारे क्वेश्चन को समझेंगे। आप लोगों को एसिडोसिस का वीडियो हम डाल रहे हैं, पूरा आप लोग पूरा एसिड बेस बैलेंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी तरह से हर दिन प्रत्येक दिन एक एक लेक्चर हम डालते रहेंगे, आपको पूरा PR यादव का सॉल्यूशन करवाएंगे। आप लोग ज़रूर देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो नर्सिंग कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।